नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि नशे की समस्या पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि युवाओं को इससे बचाना राज्य के साथ साथ देश के लिए भी जरूरी है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं कि युवा इसकी चपेट में ना आए। हम पुनर्वास केंद्र स्थापित कर रहे हैं। हमने मादक द्रव्य विरोधी टीमें भी बनाई। हम इसके मुख्य स्रोत पर नजर रखने के लिए सतर्कता भी बढ़ा रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो वैश्विक पहचान बढ़ी है, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। उत्तराखंड भी तेजी से आगे बढ़ा है। उत्तराखंड के अंदर भी देश की आज़ादी के बाद पिछले 10 सालों में जिस तेज गति से विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, हेली सेवाएं बढ़ी हैं, रेल सेवाएं बढ़ी हैं, रोड सेवाएं बढ़ी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से अनेकों काम उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में स्वीकृत हुए हैं। आज देश के अंदर इस बात की चर्चा नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। हर एक व्यक्ति जानता है कि सरकार दोबारा से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है, वही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी इस बात की चर्चा नहीं है कि ये 5 सीटें कौन जीतेगा। सबको पता है 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चर्चा इस बात की है कि कितने अंतर से कौन सी सीट जीतेंगे। हमारा है कि 5 सीटें बड़े अंतर से जीतेगी भाजपा। का नोटिफिकेशन हो चुका, राष्ट्रपति के यहाँ से मंजूरी मिल चुकी है। राज्य में कब तक इम्प्लीमेंट होने वाला है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा उत्तराखंड की जनता के साथ हमारा संकल्प था, हमारा वायदा था। हमने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हम 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे। उस समय हमने ये संकल्प अपना रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी को लागू करेंगे और हमने ये वायदा पूरा किया है। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी हमको अनुमोदन मिल गया है, स्वीकृति मिल गई है। उसकी प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए सभी विभागों के स्तर पर एक कमेटी भी बनी है। श्री शत्रुघ्न सिंह जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है। वो सभी पहलुओं पर अध्ययन कर रही है और जल्दी ही हम इसको लागू करेंगे। और लागू करने के बाद निश्चित रूप से बहुत सारी जो जटिलताएं हैं वो समाप्त होने वाली है। सबके लिए ये अच्छा कानून है। मातृशक्ति के लिए सशक्तिकरण का है, बुजुर्गों के लिए उनकी सुरक्षा का है, बच्चों के भविष्य का भी उसमें ध्यान रखा गया है, पुरुष वर्ग की भी सुरक्षा उसमें सुनिश्चित की गई है। मैरिज रजिस्ट्रेशन, अन्य चीजें जो बहुत जगह जगह दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन सब में सरलता आएगी। बहुत आसान लोगों के लिए होगा, क्योंकि हम सबकी सुविधा के लिए कानून लेकर आए हैं और देवतुल्य जनता उत्तराखंड की पहले ही अपना आशीर्वाद हमको इस काम के लिए दे चुकी है। पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए थे चारधाम की यात्रा में, और बेहतर बंदोबस्त क्या कर रहे हैं इस बार चारधाम यात्रा के लिए? देखिए, चारधाम यात्रा पूरे देश दुनिया की बहुत ही बड़ी हमारी यात्रा है। श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने वाले लोग आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं। उनकी सुविधा अच्छी हो। हालांकि ये यात्रा कठिन भी है। यमुनोत्री 5.5 किलोमीटर लगभग पैदल मार्ग है, खड़ी चढ़ाई है। केदारनाथ का भी लंबा रास्ता है और उसके बावजूद भी हमारा ये हमेशा से रहा है कि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री, उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो। उस निमित्त हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। लगातार पिछली यात्राओं का जो हमारा अनुभव रहा है, जो भी हमें और अच्छा करना चाहिए, जो भी कमियां छूट जाती हैं, उन कमियों को पूरा करना है, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। अच्छी यात्रा होगी। लोगों में बहुत उत्साह हमेशा इस यात्रा को लेकर रहता है। देश दुनिया के लोग श्रद्धालु आते हैं, वो हमारे सभी अतिथि हैं। अतिथियों का हम विशेष रूप से उनकी चिंता करना, उनका सत्कार करना, उनको कोई असुविधा न हो, ये हमारा कर्तव्य है। हम इसको करेंगे। देखिए, एक आज देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नई पीढ़ी को इसकी लत से बचाया जाए,
इस बहुत मैं कहूं कि घुन की तरह लगने वाले इस नशे से मुक्ति दिलाई जाए और नशे की जद में हमारे नौजवान पीढ़ी न जा पाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। एनकोड के साथ मिलकर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन के हम सेंटर बना रहे हैं 2 जगह पर। नियमित रूप से हमने सभी विभागों को, मुख्य रूप से पुलिस को, स्वास्थ्य विभाग को, बाल विकास विभाग को इसमें बनाया है। एंटी नारकोटिक्स टीम भी बनाई है, स्क्वाड भी बनाया है। और जो इसके मुख्य स्रोत हैं, उन स्रोतों पर हम पूरी निगरानी के लिए चौकसी बढ़ाने का भी काम हमने यहाँ से करवाया है। हमारा लक्ष्य है कि जो इसके मूल स्रोत हैं, उन स्रोतों पर जो है ठीक प्रकार से कार्रवाई हो। इसके लिए हम और भी व्यवस्था देख रहे हैं कि निकट भविष्य में और हम उत्तराखंड के स्तर पर कौन सी व्यवस्था करें, जिससे कि 2025 तक हमने जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है, वो संकल्प हमारा पूरा हो। देहरादून मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड की होली अपने आप में विशिष्ट पहचान रखती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली को आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का पर्व बताते हुए कहा कि होली में बड़े छोटे का भेद नहीं रहता, सब एक समान रंगों में सराबोर होकर खुशी और आनंद से होली मनाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि होली के रंगों का त्योहार है, इससे जीवन में खुशी बढ़ती है। होली हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। होली का रंगों का त्योहार है। रंगों की तरह सबके जीवन में, होली की तरह, रंगों की तरह उनके जीवन में हर रंग खुशियों के भरे। मैं सबको होली की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सब एक दूसरे से मिलकर आपस में भाईचारे से, प्रेम से, सौहार्द से, आपस में सबके सुख दुखों में हम सब एक दूसरे के सहभागी बने। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, विश्व गुरु भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में अपने स्थान पर जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन करते हुए अपना योगदान दें। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन आशीर्वाद और होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में भारी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम धामी ने बीजेपी सरकार 400 पार और हरिद्वार सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लाखों वोट से जीतने का नारा दिया। भाई बहनों, अगर मैं पिछले 2 वर्षों की बात करूं तो 2 वर्षों के कालखंड में आपने देखा होगा राज्य की सरकार ने अनेकों काम, अनेकों चुनौतियों से लगातार जूझते हुए, लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए और इतने विकास के कार्य लगातार आप सबके बीच में हमने अनेक योजनाओं का हमारे साथियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो लोकार्पण, शिलान्यास, अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आप सब जानते हैं कि आज लोकसभा के चुनाव की जो रणभेरी है वो बच चुकी है और 19 अप्रैल, जैसा आदरणीय त्रिवेंद्र जी अभी बता रहे थे कि अब आज से ठीक 27 दिन का समय ये मतदान का बचा हुआ है और उत्तराखंड में मतदान होना है। मैं आज आप सबके समक्ष आज हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा से हमारे प्रत्याशी मेरे बड़े भाई आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समर्थन मांगने उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए जो सेवा और समर्पण भाव से काम किया है, हम सब लोग भली बातें जानते हैं। और मैं इतना भी कहना चाहता हूँ आपसे कि आदरणीय मिशन जी ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बोली, जैसे उन्होंने कहा कि सारे पंचायत के चुनाव में अब तक के सारे कीर्तिमान भ्रष्ट हो गए, सारे के सारे हमारे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सारे के सारे निर्विरोध यहाँ से जीत गए।
सब निर्वाचित हुए, बहुत सारे विकास कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब उन सब कामों को जो काम श्री निशंक जी ने आगे बढ़ाए हैं, जिन कामों को शुरू किया, उन सारे कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से अब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की है। उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 4 जून को 400 पार, इस नारे को हम सब ने मिलकर पार करना है। इसके लिए आप सभी को 19 अप्रैल के दिन आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट देकर और वोटिंग देकर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करके, ऐसा न हो जाए कि सब लोग कहें कि भाई अब तो मैदान में कोई लड़ने वाला ही नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे कई दिन हो गए, अभी कांग्रेस पार्टी का अन्य दलों का प्रत्याशियों का आता पता ही नहीं है, कोई दिख रहा ही नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों को और अधिक मेहनत करनी है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हरिद्वार और नैनीताल सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपनी चौथी उम्मीदवारों की सूची को जारी किया कल, और उसमें हरिद्वार और नैनीताल सीट से प्रत्याशी जो अभी तक नहीं घोषित किए गए थे उनके नामों का ऐलान हुआ। और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ेंगे और नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार सीट से वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ेंगे। वीरेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में देहरादून की बची हुई 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले ही हो गया था, बाकी 2 बची सीटों पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कल इन अटकलों पर रोक लगा और चौथी लिस्ट में हरिद्वार और नैनीताल की सीट से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। तो हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। हरिद्वार और नैनीताल सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, वीरेंद्र रावत का नामों की अटकलें लगाई जा रही थी, हालांकि उनके जो पिताजी हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, वो कह रहे थे कि उनके बेटे को टिकट चाहिए। तो क्या कांग्रेस की मजबूती है वीरेंद्र रावत या मजबूरी? जी बिल्कुल, यही एक सवाल इस समय है सभी के जेहन में कि आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो निर्णय लिया गया वो किन कारणों के चलते यहाँ पर लिया गया, क्योंकि पार्टी अभी तक अपने सीनियर नेताओं को मनाने में जुटी हुई थी कि वो चुनाव मैदान में उतर सके, भाजपा जो सत्ताधारी दल है उसका मुकाबला यहाँ पर मजबूती के साथ कर सके। लेकिन जिस तरीके से टिकट का बंटवारा यहाँ पर हुआ है, जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए, वो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि भाजपा का उत्साह दुगुना करने वाला इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार सीट पर पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। पहली बार ये कह सकते हैं कि अपनी उस सियासी पारी का आगाज यहाँ से करने जा रहे हैं और सीधे लोकसभा चुनाव में उनकी एंट्री यहाँ पर हुई है। हरिद्वार लोकसभा सीट की जो गणित है, उस गणित ताबिक ये कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ जो मुकाबला वहाँ पर है वो निर्दलीय और बसपा के साथ साथ वहाँ पर होने जा रहा है। ऐसे में जो चतुर्कोणीय जो मुकाबला वहां पर होगा, तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी का जो वोट होगा वो बढ़ता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि अभी तक ना तो उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन अभी तक कुछ कमाल यहाँ पर कर पाया, ना ही कोई ऐसा समझौता यहाँ पर होता हुआ भी दिखा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चाहे हरिद्वार की सीट हो या नैनीताल सीट हो, दोनों ही सीटों पर पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवा चेहरों को यहाँ पर मौका देने का काम किया गया, जो बीजेपी के लिए तो उत्साहजनक वाला कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर इसे एक युवा चेहरों का अनुभव का लाभ यहाँ पर कहने की बात कर रही है और युवाओं के अनुरूप काम करने की बात यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। जी
अब यही एक सवाल ये होता है कि अगर हम बीजेपी के प्रत्याशी देखें, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं और उन्हें हरिद्वार सीट से उतारा गया है। कांग्रेस भी यही चाहती थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मौका दिया जाए, लेकिन हरीश रावत, जैसा कि अटकलें लगाया जा रहा था कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं। क्या अगर वीरेंद्र रावत की जगह त्रिवेंद्र सिंह हरीश रावत चुनाव लड़ते तो क्या टक्कर और बेहतरीन हो सकती थी और इस सीट पर टक्कर देखने को मिलता भाजपा को? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्वयं चुनाव मैदान में होते तो फिर ये कहा जा सकता कि उत्तराखंड में हरिद्वार की जो सीट थी वो सबसे हॉट सीट यहाँ पर कही जाती, क्योंकि दो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर थे। दोनों ही नेता, ये कह सकते हैं, चाहे बीजेपी के कांग्रेस के, दोनों ही नेता पहाड़ से आने वाले थे, पहाड़ को प्रेजेंट करने वाले थे और मैदान की सीट से उनकी दावेदारी यहाँ पर चल रही थी। तो ये समझा जा सकता था कि हरिद्वार की सीट उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट यहाँ पर कही जाती और दोनों ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों का ही कद अपनी अपनी पार्टी में बहुत बड़ा कद है। एक बड़े जनाधार के नेता वहां पर कहे जाते हैं और दोनों ने ही उत्तराखंड की कमान यहाँ पर संभाली है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चाहे हरिद्वार की सीट का समीकरण हो या लोकसभा चुनाव का अनुभव, उनको यहाँ पर खासा अनुभव उस चीज का रहा है। लेकिन अब ये समझा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पलड़ा इस सीट पर ज्यादा भारी इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी ने बहुत पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर कर दी थी और उनका जो चुनावी रणनीति, उनके जो चुनावी कदम है वो अन्य दलों की अपेक्षा काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी की तो चुनावी रणनीति काफी आगे बढ़ी नजर आ रही थी। बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन भी अपना यहाँ पर कर चुके हैं हरिद्वार सीट पर और ऐसे में अब सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने युवा चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा तो उनका मुकाबला सीधे तौर पर निर्दलीय और बसपा के साथ साथ सत्ताधारी दल भाजपा से भी है, जो इस समय दुनिया की नंबर 1 बड़ी पार्टी यहाँ पर कही जाती है। उनके पास कार्यकर्ताओं की अपनी एक फौज है और पार्टी के जो नेता जिस प्रकार से काम यहाँ पर करते हैं, संगठन की जो माइक्रो लेवल स्तर की जो इनकी रणनीति होती है, बूथ स्तर तक का जो इनका संगठन होता है, उससे सीधा मुकाबला इस समय कांग्रेस को वहां पर लड़ना होगा। और यह समझा जा सकता है कि हरिद्वार सीट पर जितने वोट यहाँ पर है और जिस तरीके से जातीय समीकरणों में वहां पर बटे हुए, तो उनको एक साथ साधना भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती वहां पर कही जा सकती है। जी अब एक सवाल यह भी है कि बीजेपी ने अपने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बहुत पहले भी कर दिया और नामांकन भी उनके प्रत्याशियों का हो रहा है। वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी कल जाके 2 सीटों पर प्रत्याशियों का नामों का ऐलान हुआ। तो क्या बीजेपी इसका फायदा उठाकर लीड ले रही है कांग्रेस से, या ये कहें कि कांग्रेस इतनी देरी से प्रत्याशियों का नामों का ऐलान करने के बाद उसे इस चीज का भुगतान करना पड़ सकता है चुनाव में आगे? बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में जो 4 सीटें हैं वो पूरी तरीके से पहाड़ी जनपदों से होकर गुजरती है। वहां पर उतना बड़ा जो ज्यादातर भौगोलिक जो दृश्य है वो पहाड़ी दृश्यों में आता है, भौगोलिक परिदृश्य पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो ऐसे में उन जगहों पर जो मुकाबला वो भाजपा कांग्रेस के बीच में ही है। हरिद्वार सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि वहां पर बसपा का भी एक बड़ा कैडर वोट वहां पर है। पिछली बार जो उनके जो प्रत्याशी बसपा के वहां से चुनाव मैदान में होते थे, उन्होंने 1,70,000 के करीब वोट वहां पर पाए थे और ये बड़ा एक आंकड़ा इसलिए कहा जा सकता है। तो बड़ा सीधे रूप से इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर है कि इस बार निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उमेश कुमार, जो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा के भी निर्दलीय विधायक है, वो भी इस बार चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस समय हरिद्वार की सीट पर हो रहा है और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा बहुत पहले वहां पर कर ली थी। बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन वहां पर कर चुके हैं, डिजिटल रूप से अपना नामांकन कर चुके हैं। और अब जल्दी से हमें ये बता दीजिए कि नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को मौका देने के पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि नैनीताल सीट पर कांग्रेस जिस प्रकार से अपने वरिष्ठ नेताओं को मनाने में असफल रही है, तो ऐसे में पार्टी ने पुराने जो चेहरे थे जिनकी संभावना यहाँ पर जताई जा रही थी, पूर्व विधायक महेंद्र पाल, उनकी जगह युवा चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश पार्टी की तरफ से यहाँ पर की गई है। युवा चेहरे को उन्होंने यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा। प्रकाश जोशी पार्टी के संगठन के वरिष्ठ नेता कहे जा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका चुनाव का अनुभव उस सीट पर रहा है, क्योंकि कुमाऊं में इससे पहले भी विधायकी का चुनाव वहां पर लड़ चुके हैं, वो उस चुनाव में अपना ये कह सकते हैं कि जीत नहीं पाए थे, वो हार उनको नसीब हुई थी। और ऐसे में जब इस बार उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जा रहा है तो नैनीताल सीट पर भी समीकरण कांग्रेस के विपरीत यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता पार्टी के दावेदारी कर रहे थे, जिन
उनके विपरीत पार्टी दूसरे नेताओं को मनाने पर इस सीट पर जुटी हुई थी। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जो दावेदारी कर रहे थे, जो अपनी चुनावी तैयारी कर रहे थे, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि नैनीताल सीट पर पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं दीपक बलूटिया, जो एनडी तिवारी, ये कह सकते हैं कि तिवारी से ही रिश्तेदारी उनकी है, वहां पर बड़ा वोट बैंक पंडित ब्राह्मण समाज से भी आता है, वो लगातार अपनी दावेदारी कर रहे थे। अब उन्होंने भी पार्टी से अपना इस्तीफा वहां पर दे दिया है, क्योंकि जो टिकट वहां पर दिया गया युवा चेहरे को, उससे खासे नाराज वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज्यादा अपने नेताओं को मनाने की चुनौती यहाँ पर होगी, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार गुटबाजी या अंतरकलह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां होली के त्योहार पर बाजारों में रौनक फिर से लौट आई। बाजार में लोग जमकर गुजिया, नमकीन और मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं बाजारों में तरह तरह के रंग, मास्क, पिचकारी, टोपी भी बेची जा रही है और लोग खरीद रहे हैं। छोटी होली के दिन बाजारों से लेकर सड़क तक होली खेलने के सामानों से सजे हुए हैं पूरे बाजार। इस दौरान ग्राहक भी खरीदारी को लेकर बेहद उत्सुक और उत्साहित नजर आ रहे हैं। गुब्बारे, पिचकारी, रंग और कपड़ों समेत होली के सामानों से बाजार गुलजार है। होली के दिन जो दुकानें हैं वो सस्ती भी नज़र आ रही है। बाज़ारों से लेकर जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर जो दुकानें हैं होली को लेकर वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। जो लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं, कलर्स लिए जा रहे हैं। इस दौरान आपको डिफरेंट वैरायटीज़ की इस बार पिचकारी यहाँ पर नज़र आएगी। जो कपड़े हैं वो भी इस बार लोग ले रहे हैं। पहले तो लोग फटे पुराने कपड़े लेते थे, लेकिन इस बार जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसके बाद जो लोग हैं वो कपड़े भी होली के लिए दूसरे लेते हैं। सफ़ेद कपड़े इस बार प्रेफर किए जाते हैं जिसमें हैप्पी होली लिखा हो, या इस तरह के जो कहा जा सकता है कि चीज़ें लिखी हो बधाई देने के लिए। तो तरह तरह की आपको यहाँ पर चीज़ें नज़र आएगी। जो लोग हैं अब ये नकली बाल आपको नज़र आ रहे होंगे, लोग इसे पहनना काफ़ी खुशी से पहनते हैं। साथ साथ टोपी नज़र आएगी। तो अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो अपना किरदार होली वाले दिन देखने को मिलता है, क्योंकि कलर्स का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। और खुशी भी ऐसी है कि जो सभी धर्मों के लोग होते हैं, वर्गों के लोग होते हैं, वो एक साथ नज़र आते हैं। सब होली के रंगों में एक साथ रंगे हुए नज़र आते हैं। और इसी के तहत जो दुकानें हैं मुख्य मार्गों में वो भी सजी हुई है। अत्यधिक लोग यहाँ पर आ रहे हैं फैमिली के साथ और यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खुशी है वो साफ तौर पर बाज़ारों पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की आपको पिचकारी नज़र आएगी, डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आएंगे, और केमिकल से जो हटे हुए कलर है यानी कि प्योर ऑर्गेनिक कलर्स वो भी आपको नज़र आएंगे। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो ये देखा गया है कि होली के साल भर साल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस बार जो सिलेंडर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से साल बीत रहे हैं उस तरह से जो ट्रेंड है होली का वो भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों का भी ये कहना है कि जिस तरह से हम पहले होली खेलते थे उसमें अत्यधिक उत्साह था, लेकिन जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके तहत जो होली का त्यौहार है काफ़ी सीमित रह गया है। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो उत्साह है होली के लेकर वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस 02। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।